स्टार्ट हो गया। तो लास्ट टर्म पे आपको जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था भाई वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है ना। काफी दिन हो गया। आज ना दिवाली तुम लोगों की काफी लंबी मनाई। आज इसका लास्ट आर्टिकल है। ठीक है। और ये है साइक्लोट्रॉन। नाम सुना है कभी? साइक्लोट्रॉन। नाम सुना हुआ है कि नहीं सुना? सही बताओ। चार्ट में देखा। साइक्लोट्रॉन TRON है। ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है भाई। एक सिंपल सी एक डिवाइस है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोई भी डिवाइस किस काम आएगी, कैसे काम करेगी, ये सारी चीजें हम इसको यहाँ देखते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है, और इसका जो काम होता है भाई, ये जो काम करती है ये भारी आवेशित कणों को, और भारी आवेशित कणों को ही क्यों, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो भारी आवेशित कणों, और भारी आवेशित कण कौन कौन से होते हैं? को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। उच्च ऊर्जा तक एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है आप कह सकते हैं, जो कि भारी आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। ठीक है। और जब भारी आवेशित कण की बात कर रहे हैं तो भारी आवेशित कण में आता है जैसे ड्यूट्रॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, या अल्फा कण हो गया। ये भारी धनावेशित कण है। ये क्या है? जैसे ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन का 1H2, इसको भारी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। भारी, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। भारी हाइड्रोजन। ये जो अल्फा कण है, ये इसका ये 2He4, यानी ये हीलियम नाभिक होता है। हीलियम। तो भारी धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक क्या करने की, त्वरित करने की एक युक्ति है। और अगर जब हम इन आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करेंगे तो ये काम कहाँ आएंगे? ये काम आते हैं जो उच्च ऊर्जित कण हैं, हाईली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, उच्च ऊर्जित कणों का, यानी कि इसको बोलते हैं हाईली चार्ज पार्टिकल्स, कणों का उपयोग। और मुख्य रूप से इनका जो उपयोग होता है ये न्यूक्लियर फिजन में होता है। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन सुना हुआ है नाम? नाभिकीय, इतना उच्च ऊर्जा इनको मिल जाती है कि ये किसी भी जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसके नाभिक को तोड़ सकते हैं। तो क्या समझे साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो कि भारी आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक क्या करता है, त्वरित करता है। और इन उच्च ऊर्जित कणों को हम कहाँ यूज करते हैं? इन उच्च ऊर्जित कणों को हम यूज करते हैं नाभिकीय विखंडन। बात समझ में आ गई? इसका जो खोज की थी सन 1934 के आसपास, हाँ 1934 में हुआ होगा। 1934 में जो खोज है, खोज हुई इसकी, और इसकी खोजकर्ता थे लॉरेंस एंड लिंग्विस्टिन। लॉरेंस एंड 1934 में इस डिवाइस की खोज करता थे लॉरेंस एंड लिंग्विस्टिन। बेसिक चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई?
साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन, अगर आपको सिर्फ इतना पूछा जाता है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, तो आप सिंपल 2 शब्दों में 2 लाइन में लिखोगे, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो कि भारी आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक ऊर्जित कर सकती है, उनको उच्च ऊर्जा दे सकती है, और इन उच्च ऊर्जित कणों को हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं? नाभिकीय विखंडन तक में उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसकी जो बनावट है, सबसे पहले तो साइक्लोट्रॉन क्या है, ठीक है ना। अब इसकी जो रचना है बहुत ही सिंपल सी रचना होती है। इसमें साइक्लोट्रॉन में क्या होता है भाई कि 2 डीज होते हैं। डी सुना? डी अंग्रेजी का डी होता है ना, तो अंग्रेजी के डी आकार के 2 अर्धबेलन होते हैं। ये अर्धवृत्त नहीं है बल्कि क्या है, ये डी दिख रहा है आप लोगों को? अंग्रेजी का क्या है? एक डी ये है, और इससे थोड़ी सी दूरी पर दूसरा डी होता है। इनको डी, चूंकि ये डी आकार के हैं इसलिए इनका नाम भी डीज बोलते हैं। इनका नाम ही क्या पड़ा हुआ है? डीज बोलते हैं इनको। या ये मोटाई दिखाने के लिए इसको तो दिखा रहा हूं। इसलिए इनको डीज बोलते हैं क्योंकि डी आकार के होते हैं अंग्रेजी। और जो डी हैं, ये दोनों के जो दोनों डी हैं ये धात्विक अर्धगोले हैं। 2 डीज होते हैं, 2 धात्विक अर्धबेलनाकार, अर्ध, ध्यान रहे अर्ध वृत्ताकार नहीं है, खोखले डीज होते हैं, खोखले डीज। इसको नाम ही इसका DEES डीज बोलते हैं। धातु के 2 खोखले डीज हैं, ठीक है ना। और इन जो धातु के जो खोखले डी है भाई, इन डीज को हम क्या करते हैं, एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र, या आप कह सकते हैं काफी हाई जो चुंबक है भाई, इसका एक सिरा N होगा, दूसरा सिरा क्या होगा, ये N सिरा हो गया सपोज के लिए, N ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया, S ध्रुव हो गया। 2 उच्च चुंबकीय क्षेत्र के सिरों के बीच रखा जाता है, और इस प्रकार से रखा जाता है कि जो इनका तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। जो डीज का तल है, 2 डीज होते हैं जिन्हें उच्च चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में रखा जाता है। अब क्यों रखते हैं ये आगे आएगा। इनका जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा, और आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र हमेशा किधर से किधर होगा, N से S की ओर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है ये। अगर ये कागज के तल में है, ध्यान दो, अगर ये कागज के तल में है या आपके लिए कागज मेरे लिए बोर्ड के तल में है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है ये तल के लंबवत ऐसे, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डीज के तल के क्या होगा, लंबवत होगा। डीज में क्या होता है, यहाँ पे एक छोटी सी डीज के, प्रत्येक डीज का केंद्र होगा, ठीक है ना। केंद्र के निकट एक छोटा सा छेद होता है S, इसको हम लिखते हैं, एक छोटा सा छेद होता है S, और जो लास्ट डी है इसके बिल्कुल कॉर्नर पे एक और छेद होता है, इसको बोलते हैं विंडो, W। S4 यहाँ से सोर्स है, ये विंडो है, और जो त्वरित आवेशित कण है भाई वो यहाँ से बाहर निकलता है, और टारगेट, यहाँ टारगेट होता है, इस पे टकराता है। टारगेट का मतलब है जिस, सपोज के आपको नाभिकीय विखंडन करना है, तो जिस पदार्थ को आपको विखंडित करना है वो उसको यहाँ रखा जाएगा। ये टारगेट है यानी लक्ष्य है। आई बात समझ में? अब होता क्या है कि इस डीज के अंदर हम एक भारी धनावेशित कण या फिर भारी ऋणावेशित कण भी कर सकते हैं, इसको प्रवेश कराते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी आवेशित कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, सपोज के लिए m द्रव्यमान का आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है,
तो उस पर एक बल लगता है भाई F बराबर, कौन सा बल लगता है, QBV साइन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है हमारे पास इस समय 90 डिग्री है, तो F बराबर क्या लगेगा इस पे, QBV साइन थीटा। QBV एक बल लगेगा। और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस प्रकार की होती है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण किस मार्ग पे गति करता है, आवेशित कण का पथ कैसा होता है, कैसा होता है भाई, होता है नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ क्या होता है, वृत्ताकार होता है। अब ध्यान दो, कोई आवेशित कण इस सोर्स से प्रवेश करता है, ठीक है ना, और ये चूंकि अर्धवृत्त है तो इस अर्धवृत्त में क्या करेगा, गति करेगा, तो वृत्ताकार पथ पे गति करेगा, यहां से ये ऐसे गति करेगा, ठीक है। उसके बाद ये इससे डी से बाहर आएगा, और इस डी से बाहर आएगा तो इस डी में प्रवेश करेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हाई वोल्टेज लगा देते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक प्रत्यावर्ती विभव लगाते हैं जिसकी आवृत्ति काफी उच्च होती है। ये उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विभव है, उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती विभव, यानी कि इसको दोलित्र भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक काफी हाई वोल्टेज लगा देना इनके बीच में। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये डी की बनावट हो गई, आ गई बात समझ में। देखो अगर आपको बनावट पूछी जाएगी साइक्लोट्रॉन किसकी बनावट क्या होती है, तो आप लिखोगे साइक्लोट्रॉन में दो धात्विक क्या होते हैं, दो अर्धबेलनाकार धात्विक खोखले गोले होते हैं, और इस पूरे सिस्टम को, जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को एक निर्वातित प्रकोष्ठ में रखते हैं भाई, वैक्यूम प्रकोष्ठ में रखते हैं। ये देखो इस वाले पूरे को, जो लिखना नहीं है उसके अंदर है, ये पूरा जो सिस्टम है ये एक वैक्यूम बॉक्स में रखा जाता है, ध्यान दें, वैक्यूम बॉक्स में रख देते हैं, इस पूरे सिस्टम को वैक्यूम बॉक्स में रख देते हैं। अब देखो बनावट एक बार फिर से समझो शुरू से। बनावट में क्या होता है कि इसमें धातु के दो डीज होते हैं, ठीक है ना, और धातु के दो डीज होते हैं यानी कि वो खोखले अर्धबेलन के आकार के होंगे, ठीक। इनको जो है एक निर्वातित प्रकोष्ठ में इस प्रकार से रखते हैं कि इनके सिरों इनके तलों के लंबवत एक हाई मैग्नेटिक फील्ड स्थापित किया जाता है, यानी कि चुंबक के दो उच्च चुंबकीय क्षेत्र में S और N के बीच में रखना है, ठीक है ना, जिससे जो तल है, इनका जो तल होगा चुंबकीय क्षेत्र के क्या होना चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। पहले समझ आ गई बात, समझ में। दोनों डीज के बीच में जो है एक उच्च ऊर्जा वाला, उच्च फ्रीक्वेंसी वाला क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, प्रत्यावर्ती विभव का स्रोत लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बिंदु S पर इसके पहली डी, इसको D1 बोल देता हूं मैं, ये D1, ये वाली डीज क्या हो गई, D2 हो गई, ठीक है। पहले डीज में जो है केंद्र के निकट क्या करते हैं, एक छेद रखा जाता है, और दूसरे डी में बिल्कुल कॉर्नर पे एक क्या रखी जाती है, दूसरा छेद रखा जाता है। पहले वाले को S लिखते हैं, दूसरे को विंडो यानी कि दूसरे को, इसको खिड़की बोलते हैं, ठीक। अब जो कण प्रवेश करवाना है, ध्यान रहे, अब सपोज के लिए हमने कोई अल्फा कण प्रवेश करवाया, अल्फा कण हमेशा धनावेशित होता है। अब ध्यान से सुनो क्या होता है, अब इसकी क्रियाविधि में जाओ, अब हम चलते हैं इसकी क्रिया, काम कैसे करता है, वर्किंग प्रोसेस क्या है इसकी, ध्यान से सुनो। यहां से हमने एक धनावेशित कण को प्रवेश कराया, ये इस अर्धबेलन में किस मार्ग पे गया, चुंबकीय क्षेत्र के कारण किस मार्ग पे गया, अर्धवृत्ताकार मार्ग पे, वृत्ताकार मार्ग पे गया। अब क्या होता है कि अगर सपोज उसके लिए अल्फा कण हमने प्रवेश कराया होगा, तो प्रत्यावर्ती जब विभव लगाएंगे तो एक प्लेट क्या हो जाएगी, एक डी जो है धनावेशित हो जाएगी, एक डी क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो अल्फा कण किस डी में जाएगा, ऋणावेशित कण में जाएगा। धनावेशित कण किस में जाएगा, ऋणावेशित, और ऋणावेशित कण होता तो किस में जाता, धनावेशित में जाता। ये यहाँ से ये सपोज के लिए धनावेशित, ये ऋणावेशित है किसी क्षण, और ये क्या है उसी क्षण क्या होगी, ये धनावेशित होगी, धन विभव पर होगी, सॉरी धनावेशित नहीं बल्कि धन विभव पर होगी, एक ऋण विभव पर होगी। अगर धनावेशित कण है तो ऋण विभव वाली प्लेट डी में जाएगा, और
धनावेशित ऋणावेशित होगा तो धन विभव वाली प्लेट पे जाएगा। अब हमने ये मान लिया कि इस समय हमारे पास क्या है, धनायन को हम त्वरित कर रहे हैं, तो उसको हमने एस पे प्रवेश कराया, वो अर्धवृत्ताकार मार्ग पे गया, अर्धवृत्ताकार मार्ग पे जाता है। उसके बाद डी के बीच जो स्पेस है बहुत ही कम है, दोनों डीज को बहुत ही कम दूरी पर रखा जाता है, ध्यान। अब जैसे वो इस डी से बाहर आता है, जैसे इस डी से, अब चूंकि इसमें धनावेश है, अब ये भी धनावेशित है, तो इसको जो तो उसको वापस भेजेगा। लेकिन यहीं पे कैलकुलेशन है, यहीं पे कैलकुलेट करना है कि जैसे ही ये इससे बाहर निकले, ठीक उसी टाइम, क्योंकि प्रत्यावर्ती विभव है, अप डाउन में एक बार एक प्लेट धन विभव पे होगी, ठीक कुछ समय बाद दूसरी प्लेट क्या होगी, धन विभव पे होगी। उनका इनकी ध्रुवता भी क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। तो इनकी ध्रुवता बदलने का टाइम इस प्रकार से फिक्स करना है कि जैसे ही एक डी से बाहर निकलता है वैसे ही इसकी ध्रुवता बदल जाती है। अब ये ऋणावेशित हो जाता है, ये ऋण विभव पे आ जाता है, ये किस पे आ जाता है, धन विभव पे आ जाता है, ठीक है। और जब ये यहाँ से बाहर निकल के इसमें प्रवेश करता है तो ये ऋणावेशित पे हो जाएगी, उस समय ये क्या होगी, तो अब ये फिर से वापस किस में करेगा, अब इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब त्रिज्या क्यों बढ़ेगी, आप जानते हैं कि जब भी कोई आवेशित कण किसी भी वैद्युत क्षेत्र में भी बोल्ट से त्वरित किया जाता है तो उसको एक ऊर्जा मिलती है भाई, एफ बराबर क्या मिलेगी, क्यू बी, इसको ऊर्जा मिलेगी। और ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो ऊर्जा बढ़ने पर वेग बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और वेग बढ़ जाएगा तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। साइक्लोट्रॉन का बेसिक सिद्धांत ही ये है कि जो कण का आवृत्ति है भाई, कण की जो आवृत्ति है, ये चीज नोट करने की है कि कण की आवृत्ति मार्ग की त्रिज्या तथा कण के वेग पर निर्भर नहीं करती, कण के वेग पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही देखो, जितना समय इसको यहां से यहां तक जाने में लगा उतना ही समय उसको यहां से यहां तक आने में लगा। जैसे वेग बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन डी के भीतर, प्रत्येक डी के भीतर जो कण है वो समान समय तक गति करेगा भाई। इसमें जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसमें लगेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ इस डी की त्रिज्या बढ़ जाएगी, यहाँ और बढ़ जाएगी, फिर यहाँ इस डी की त्रिज्या बढ़ जाएगी, यहाँ और बढ़ जाएगी, और जाते जाते ये कण लास्ट में कहाँ पे आ जाएगा, ये कण डी पे पहुंचेगा। ये कण जैसे ही खिड़की पे पहुंचेगा, खिड़की के निकट पहुंचेगा, वो इस खिड़की से बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। घूमते घूमते एक टाइम ऐसा आएगा वो खिड़की पे पहुंचेगा और खिड़की से बाहर निकल आएगा। और जब खिड़की से बाहर निकल आएगा तो उसकी ऊर्जा जो है काफी ज्यादा तेज होगी, और उसकी जो ऊर्जा होगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, करोड़ लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, दसियों लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। और जब टारगेट से टकराता है तो इसका नाभिक को तोड़ देता है, नाभिक के विखंडन कर देता है। बात समझ में आ गई। तो क्रियाविधि समझे। क्रियाविधि में क्या है, देखो कि जब किसी आवेशित कण को इस पहली डी के केंद्र के निकट किसी बिंदु एस पे प्रवेश कराया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण यही जो है इस वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, ठीक है। क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है और इनकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस प्रकार से सेट करते हैं। प्रत्यावर्ती विभव जो स्रोत है उसकी फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से सेट करनी है कि जैसे ही कण एक डी से निकल के दूसरी डी में प्रवेश करे, ठीक उसी समय ये विभव की ध्रुवता क्या हो जाए, बदल जाए। जो कण जो धनावेशित विभव पे था वो ऋण पे चला जाए, जो ऋण वाला था वो किस पे चला जाए, धन पे चला जाए। फिर से ये आकर्षित होगा, फिर इसके भीतर ये क्या होगा, अर्धवृत्ताकार मार्ग पे घूमेगा। और चूंकि इसका मूल सिद्धांत ही यह है कि मार्ग का जो त्रिज्या होनी चाहिए भाई, ठीक है, मार्ग की जो त्रिज्या हो वो कण के पथ, कण की जो आवृत्ति होगी वो मार्ग की त्रिज्या पे भी निर्भर नहीं करेगी और कण के वेग पर भी निर्भर नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि जो जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक कण को लगा, ध्यान से देखो, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, उतना ही टाइम इसमें लगा, उतना ही टाइम हर अर्धवृत्त को पार करने में बराबर समय लेना चाहिए। और इस अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार मार्ग पे घूमते घूमते जब कण कहाँ पे पहुंच जाएगा, खिड़की के निकट पहुंचेगा, तो वो काफी उच्च ऊर्जित हो चुका होगा, यहाँ टारगेट पे टकराएगा, इसका नाभिक विखंडन कर देगा, या इस कण की जो ऊर्जा है वो आप कहीं और भी यूज कर सकते हो।
जरूरी नहीं कि आपको नाभिकीय विखंडन ही करना है, आपको किसी धात्विक गोले को, किसी ठोस भारी धातु को तोड़ना है, ठीक है ना, उसको पिघलाना है, तो उसमें भी ये चीजें यूज हो। आई बात समझ में? लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक। अब हमारे पास आता है इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब जो मैंने आपको बताया ना कि इस डीज की जो आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी है, वो इस प्रकार से सेट करनी है कि जैसे यहाँ से ये एक अर्धवृत्त पूरा करे, वैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, इसकी ध्रुवता क्या हो जाए, बदल जाए। अब कैसे हम सेट करेंगे? अब हमें कोई सपना तो आएगा नहीं कि भाई इस इतना टाइम में इसने क्या करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन, इसको मिटा दूं मैं यहाँ। अब सूत्र क्रियाविधि समझ में आ गई ना कि नहीं आई? क्या चीज? साइक्लोट्रॉन किसी भी धातु का बना लो, क्योंकि उसमें केवल घूमना है, लेकिन फिर भी जो है ऐसी धातु का बना होगा जो कि आसानी से क्या ना हो, गर्म ना हो, आसानी से पिघले ना। अब मैं इसमें सूत्र का निगमन कर देता हूं इसको। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, अब आप जानते, सपोज के लिए जो कण है भाई, ठीक है ना, एम द्रव्यमान का कण आपने स्मॉल v वेग से प्रवेश कराया डी के तल के, चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, चूंकि चुंबक के बीच में रखा हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सपोज हम कैपिटल भी मान लेते हैं। आप जानते हैं कि चूंकि एम द्रव्यमान का कण, अगर जो कण है स्मॉल v वेग से चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में प्रवेश करे, तो वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगता है। वृत्ताकार इस मार्ग पर चलने लगता है, वृत्ताकार मार्ग पर चलने लगता है। और वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? चुंबकीय बल से मिलेगा। तो वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल किससे मिलेगा? अभिकेंद्र बल ये प्राप्त करेगा किससे? चुंबकीय बल से। और अभिकेंद्र बल होता है mv² बटे r। अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv² बटे r। और चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल मैंने शुरू में बताया था आपको, QBV साइन थीटा होता है ना, QBV साइन थीटा। तो यहां से mv² बटे r बराबर क्या, थीटा का मान कितना हुआ था? 90 डिग्री, क्योंकि इसके तल के लंबवत है, तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। तो f बराबर QBV हो गया, mv² बटे r बराबर QBV हो गया, ठीक है। यहाँ से हम r का मान निकाल लेते हैं। इसलिए मार्ग की त्रिज्या, इसलिए जो मार्ग की त्रिज्या है स्मॉल r, वो बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा mv² बटे QBV। QBV से QBV से v कटेगा, mv बटे QB। ये मार्ग की त्रिज्या होगी। ये क्या हो गई? मार्ग की। अब डी के भीतर प्रत्येक डी के भीतर जो है घूमने में लगा समय। अब डीज के भीतर, इसमें डीज लिख दूं। डीज का मतलब है कोई भी एक डी हो सकती है, दोनों डी के लिए डीज का उपयोग हो रहा है। तो डी के भीतर, अब डी के भीतर जो मार्ग है वो कैसा है भाई? अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार मार्ग को पूरा करने में लगा समय पूरा करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? तय दूरी, स्मॉल टी बराबर हो जाएगा तय दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो तय दूरी बटे चाल। अब तय दूरी डी के भीतर यहां से यहां तक तय दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी अर्ध परिधि, इस पूरे वृत्त की अर्ध परिधि होगी ना।
तो पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, आधा परिधि कितनी होगी पाई आर। तो टी बराबर हो जाएगा भाई, टी बराबर पाई आर बट्टे चाल का मान, चाल कितना स्मॉल वी, चाल का मान कितना, अब स्मॉल वी का मान यहां से निकालो, स्मॉल वी का मान निकालो, या आर का मान रख दो सीधे सीधे, किसका मान रख दो, तो टी बराबर हो जाएगा पाई आर का मान कितना आया एम वी बट्टे, यहाँ से कटी जाना है उसमें तो वी का मान निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आर का मान रख देते हैं और वी से वी क्या हो जाएगा कट जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा पाई एम बट्टे क्यू बी, समीकरण नंबर 2। किसी भी डी के भीतर घूमने में जो कण है वो इतना समय लेगा भाई, और ध्यान से देखो इधर, इसमें ना तो आर आया है और न वी आया है, ये आर से भी मुक्त है, यानी कि पथ की त्रिज्या से भी क्या है मुक्त है, और दूसरी चीज इसके वेग से भी क्या है मुक्त है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डी के भीतर जो कण घूमने में समय लेगा वो जो है न तो कण की चाल पर निर्भर करेगा न मार्ग की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, यानी ये क्या है मार्ग सिर्फ निर्भर करेगा उसके द्रव्यमान पर, उसके आवेश पर और लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र पर। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे कि जितने समय में देखो, मैंने अभी इससे पहले शुरू में आपको क्या कहा था, जितने समय में एक अर्धवृत्त पूरा करता है ठीक उतने समय में इसकी ध्रुवता चेंज हो जानी है, इसकी ध्रुवता क्या हो जानी है। तो जो आरोपित विभवांतर है, आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी भाई अर्ध फ्रीक्वेंसी, अर्ध आवर्तकाल, इसका जो अर्ध आवर्तकाल वो ठीक इसके बराबर रखते हैं। कैसे चूज करते हैं इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे चूज करेंगे, वो हम ठीक उसका जो अर्ध आवर्तकाल है वो इसके ठीक क्या रखेंगे बराबर रखेंगे। अब समझ में आ गई कि कैसे चूज करना है। तो थोड़ा सा और आगे लिखो, ये मैं इसको मिटा दूं बीच का, तो साइक्लोट्रॉन को काम करने के, साइक्लोट्रॉन को कार्य कराने के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रत्यावर्ती स्रोत है भाई उसका जो अर्ध आवर्तकाल है साइक्लोट्रॉन की कार्य करने के लिए या उपयोग करने के लिए जो प्रत्यावर्ती स्रोत है भाई एसी वोल्टेज सोर्स है, एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट होता है, एसी या प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिखाया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जिसको हम दोलित्र बोलते थे, दोलित्र का अर्ध आवर्तकाल, अर्ध आवर्तकाल ठीक किसके बराबर रखेंगे हम, डी के भीतर कण द्वारा तय करने में लगा समय के बराबर। ये जो अर्ध आवर्तकाल टी को हम t/2 को हम लेते हैं भाई सीधे सीधे किसके बराबर स्मॉल टी के बराबर, तभी जाके इसकी ध्रुवता ठीक टाइम पे बदलेगी। अगर उसकी ध्रुवता चेंज होने में थोड़ा सा टाइम बदला तो पता चला कि जो अट्रैक्ट होना था कण वो क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया नहीं हो गया। तो जो अर्ध आवर्तकाल है वो ठीक इस समय टी के बराबर लेंगे, तो टी यानी कि कैपिटल टी बराबर हो जाएगा 2t, ठीक है ना। तो कैपिटल टी, जो कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आवर्तकाल है, ठीक है ना। कैपिटल टी बराबर 2t हो गया, 2 पाई एम बटे क्यू बी। तो इस फॉर्मूले से हम आवर्तकाल कैलकुलेट कर देंगे, और इसलिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति बराबर क्या होता है 1 बटे आवर्तकाल, तो n बराबर 1/t हो जाएगा 1/t, तो n बराबर हो जाएगा 1/t का मतलब है इसका उल्टा QB बटे 2 पाई n। इस फ्रीक्वेंसी का क्या लगाएंगे, इस फ्रीक्वेंसी का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे,
ठीक है ना। तो क्या होगा कि ठीक उसका जो जैसे एक डी के भीतर जितना समय कण लेगा उतने समय में इसकी ध्रुवता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और मेन सारा का सारा खेल यहीं पे है कि ठीक टाइम पे क्या होनी चाहिए, उसकी ध्रुवता चेंज होनी चाहिए। जो प्लस वाला है वो माइनस वोल्टेज पे आना चाहिए, जो माइनस वाला है वो प्लस वोल्टेज पे चला जाना चाहिए। ठीक है ना। अगर वो उस टाइमिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई तो फिर आप ये साइक्लोट्रॉन किसी काम का नहीं रहेगा। और इस जो एन है यहाँ पे इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी या साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, या इसको अनुनादी आवृत्ति भी बोलते हैं, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, यानी अनुनादी आवृत्ति, हिंदी में बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है और क्या लगाना है, भाई डीज के बीच में ये वाला इस फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज डिफरेंस यूज करना है, यानी विभवांतर यूज करना है। और तब जाके आपके पास क्या बनेगा, डी की जो आवृत्ति, जो दोनों डीज हैं उनकी आवृत्ति ठीक टाइम पे क्या होगी, चेंज। आई बात समझ में। तो साइक्लोट्रॉन इंटरेस्टिंग चीज है कि नहीं, आ गई बात समझ में। देखो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन क्या है, बनावट मैंने आपको बता दी, क्रियाविधि मैंने आपको बता दी, और उसके फॉर्मूला मैंने आपको बता दी। ठीक, क्लियर होगी बात। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, मिटा दूं मैं इसको, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछ लो, या फिर वापस, तुम्हारे लिए तो सुविधा है कि आप इसी वीडियो को जाके वापस देख लो, ठीक है ना। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट डे आके पूछो। अब कि साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, शुरू में आपको बताया था कि साइक्लोट्रॉन का काम यह है कि वो किसी भी कण को या किसी भी आवेशित कण को उच्च ऊर्जा तक क्या करेगा, ऊर्जित करेगा। अब उच्च ऊर्जा तक ऊर्जित करेगा, कितनी उच्च ऊर्जा तक ऊर्जित करेगा, उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा, जो ये कण है, कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी, कितनी अधिकतम ऊर्जा ये प्राप्त कर सकता है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। या कण द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा होगी वो कण की गतिज ऊर्जा होगी। आप जानते हैं गतिज ऊर्जा क्योंकि गति से प्राप्त हो रही है ना, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है भाई, के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, के बराबर हाफ एम वी, ठीक है। और अभी आपने बताया, अभी आपने देखा कि आर बराबर क्या था भाई, एम वी बट्टे क्यू भी था, आया था समीकरण 1 में, देखो अपनी किताब, अपनी कॉपी में देखो। तो यहां से हम v का मान निकाल दें, अगर v बराबर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा क्यू आर बी बट्टे एम, v बराबर क्या आया, क्यू आर बी बट्टे एम। इसको उठा के हम यहाँ पे रखते हैं। तो जो त्वरित कण है, जो कि किसने त्वरित किया हुआ है, साइक्लोट्रॉन ने त्वरित किया है, इसलिए साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित कण की त्वरित आवेशित कण, ध्यान रहे कि ये निरावेशित कणों को, ये एक ड्रॉबैक है इसका साइक्लोट्रॉन का, कि ये जो उदासीन कण है उसको त्वरित नहीं कर सकता, ठीक है। आवेशित कण की, कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा E बराबर या K बराबर हाफ एम और V की जगह वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, V का मान है क्यू आर बी बट्टे एम और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो K इक्वल टू हो गया, एम तो एम से कट जाएगा, एक घात इसकी, एक घात बच जाएगी ना, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टे एम 1/2, हाफ क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टे एम, ठीक है।
और अधिकतम ऊर्जा कितनी प्राप्त करेगा? कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा, कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम ई मैक्सिमम कितनी होगी? ई मैक्सिमम हो जाएगा, देखो के मैक्सिमम, ई नहीं लिखा बल्कि हमने क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। तो के मैक्सिमम बराबर कितनी होगी? देखो यहाँ ध्यान दो, क्यू का मान कांस्टेंट है, जिस कण को हम प्रवेश करा रहे हैं उसका मान क्या है? कांस्टेंट है। बी का मान भी कांस्टेंट क्या है? और कण का द्रव्यमान भी नहीं बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ क्या? मार्ग की त्रिज्या। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा मार्ग की त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगा ना। तो आर का मान सिर्फ बढ़ सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एम, और यहाँ पे आर की जगह हम ले सकते हैं भाई आर मैक्सिमम, अधिकतम त्रिज्या आर मैक्सिमम का, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, कोष्टक में रखो। तो इतनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करेगा कोई भी कण जो है, कितनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करेगा? ई मैक्सिमम, के मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एम, आर मैक्सिमम का स्क्वायर। आई बात समझ? ठीक है। अब अगर डीज के भीतर, यदि डीज के मध्य विभवांतर जो है, विभवांतर कैपिटल वी हो, तो देखो दोबारा चित्र बनाने की जरूरत तो नहीं। तो डीज के बीच में जो विभवांतर है भाई वो कैपिटल वी है। तो जब एक डीज के बीच में जो है अवशिष्ट कण प्रवेश करेगा, तो उसको एक ऊर्जा, त्वरित ऊर्जा मिलेगी वैद्युत क्षेत्र के कारण या विभवांतर के कारण। तो इसके कारण कण को प्राप्त ऊर्जा, कण को दी गई ऊर्जा, कण को दी गई ऊर्जा कितनी होगी? Q इंटू वी होगी। ठीक है। जैसे ही जो डीज के बीच का जो स्पेस है भाई, ध्यान दो, चित्र को रिवाइंड करो, डीज के बीच में कुछ स्पेस था, जैसे ही वो इस स्पेस से पार करेगा कण, उसको ऊर्जा मिलेगी, वैद्युत ऊर्जा कितनी? Q इंटू वी। अब एक चक्कर में कितनी बार पार कर रहा है? देखो आधा इधर घुमा, फिर यहाँ पार किया, फिर दूसरे चक्कर में इधर गया, फिर यहाँ से भी क्या किया, एक चक्कर में कितनी बार पार कर रहा है? 2 बार पार कर रहा है ना। वैद्युत क्षेत्र को कितनी बार पार कर रहा है? स्पेस को 2 बार। तो चूंकि कण एक चक्कर में 2 बार डीज के बीच के स्थान को, डीज के बीच के स्थान को पार कर रहा है, तो प्राप्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कण को दी गई ऊर्जा या कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी? एक चक्कर में क्यू भी, तो 2 चक्कर में कितना? 2 चक्कर में कितना? 2 क्यू भी। और यदि n चक्कर पूरा कर, यदि कण विंडो द्वारा, W क्या लिखा? W का मतलब है जो खिड़की है भाई, विंडो द्वारा विक्षेपित होने से पहले, विक्षेपित होने से पूर्व n चक्कर लगाए, n चक्कर लगाए, तो प्राप्त ऊर्जा, तो कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहा है? ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र से है या वैद्युत विभवांतर के कारण। तो E बराबर हो जाएगा 2qn, एक चक्कर में 2q भी, तो n चक्कर में 2qn भी। ठीक है ना। और इसलिए आप कह सकते हैं कि E बराबर 2qnv बराबर k। ये सारी ऊर्जाएं क्या होंगी भाई? बराबर होंगी। तो E बराबर हो जाएगा 2qnv, कैपिटल V है रे, स्मॉल v नहीं है, और 2qnv इक्वल टू 1/2 q स्क्वायर b स्क्वायर बाई m
आर मैक्सिमम का स्क्वायर। तो ये सारी ऊर्जाएं आपस में क्या होंगी, इतनी ऊर्जा प्राप्त करेगा भाई। कोई भी कण क्या करेगा, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में इतनी ऊर्जा प्राप्त करेगा, ठीक है ना। और साइक्लोट्रॉन द्वारा जो विक्षेपित कण है उसकी जो ऊर्जा होती है, ये जो ऊर्जा होगी ये करोड़ों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ऐसे कि 100-200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 500, 1000, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होती, बल्कि किसमें होती है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मिलियंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, या बिलियंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो बाहर निकलेगा, जो कण खिड़की से जो बाहर निकलेगा, जो टारगेट पे टकराएगा, उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि वो अच्छे से अच्छे धातु को भी क्या कर देगा, पिघला देगा, यहाँ तक कि नाभिकीय विखंडन कर देगा। आई बात समझ में। तो ये तुम्हारा क्या था, साइक्लोट्रॉन था, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन के इसके अलावा जो साइक्लोट्रॉन है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं भाई। पहली लिमिटेशन तो यही है, साइक्लोट्रॉन जो है न्यूट्रॉन जैसे किसी भी उदासीन कण को क्या नहीं कर पाएगा, त्वरित नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे वेग बढ़ता है भाई, जैसे जैसे वेग बढ़ता है तो कण का द्रव्यमान चेंज होता है, ठीक है ना। और किसी भी कण का गतिक द्रव्यमान और स्थितिक जो विराम द्रव्यमान है उसके बीच का संबंध क्या होता है, m बराबर होता है m0 बाई √1 माइनस v² बटे c²। ये विराम द्रव्यमान और गतिक द्रव्यमान के बीच संबंध होता है, ठीक है। तो सामान्य तौर पे जो है गति चेंज होने पर द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, ठीक है, आमतौर पे तो नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वेग बढ़ता है तो विराम द्रव्यमान m जो है, जब m0 क्या है, m0 जबकि वो स्थिर अवस्था में है उसका द्रव्यमान है, और v जो स्मॉल m जो है जब वो v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तब उसका द्रव्यमान है। और c क्या है, c प्रकाश का वेग है, वाह्य निर्वात में प्रकाश का वेग। तो इस सूत्र से क्या चेंज होता है, द्रव्यमान चेंज होता है। अगर गति जो है अत्यधिक तेजी से चल रहा हो, कोई भी कण काफी तेजी से चल रहा हो, तो उसका द्रव्यमान इस प्रकार से चेंज होगा, ठीक है। तीसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन जैसा छोटा सा कण है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, काफी कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफी कम होने के कारण क्या होगा कि जो उसका वेग होगा भाई वो बहुत ही ज्यादा, तुरंत ही बहुत इतना ज्यादा हो जाता है कि वो साइक्लोट्रॉन के भीतर ही घूमने लगता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे कम, इसलिए शुरू में बोल दिया गया था कि जो साइक्लोट्रॉन है भारी धनायन या भारी ऋणायन को क्या करेगा, त्वरित करेगा, हल्के आयनों को त्वरित नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्यों त्वरित नहीं कर पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है और इसका वेग जो है बहुत जल्दी इतना ज्यादा हो जाता है कि जो डीज के भीतर है भाई, ठीक है ना, वो डीज के भीतर की जो आवृत्ति है वो परिक्रमण, जो इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लेने में जितना टाइम लेता है उसको परिक्रमण आवृत्ति बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति डीज के भीतर की उससे ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो डीज के भीतर ही घूमने लगता है और वो खिड़की तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो फिर विक्षेपित नहीं हो पाएगा, और विक्षेपित नहीं होगा तो उसको त्वरित करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। आई बात समझ में। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, बनावट क्या है, और साइक्लोट्रॉन के मैंने आपको ड्रॉबैक्स भी बता दिए 2-3 जो भी है, ठीक है। तो ये है भाई तुम्हारा आज का आर्टिकल, हो गया, बात समझ में आ गई। ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन को क्यों त्वरित नहीं कर पाएगा कि नहीं आया। देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ही कम होता है, उसका वेग अचानक से काफी तेजी से बढ़ेगा, वेग तेजी से बढ़ेगा तो जो उसकी परिक्रमण आवृत्ति होगी, परिक्रमण आवृत्ति मतलब वो एक चक्कर जितने समय में लगाएगा वो जो डीज की परिक्रमण आवृत्ति से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो उसके अंदर ही घूमता रहेगा, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो उसके मार्ग की त्रिज्या ही नहीं बढ़ पाएगी, मार्ग की त्रिज्या नहीं बढ़ पाएगी तो खिड़की तक नहीं पहुंच पाएगा, फिर वहां से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्वरित करना या फिर छोटे आयनों को त्वरित करने में इसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, सिर्फ भारी आयनों को ही इससे हम क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। आई बात समझ। प्रोटॉन को त्वरित कर सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में काफी ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है,
प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 10⁻⁻27 किलोग्राम कोटि का होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻31 किलोग्राम कोटि का होता है, यानी 10,000 गुना भारी होता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 10,000 गुना क्या होता है, भारी होता है। आई बात समझ? तो प्रोटॉन त्वरित हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं होगा। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन है भाई, पूछा जाता है एग्जाम में। आज के लिए बहुत है।